अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आयशा सिद्दीक़ा और आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हमने पीछे सुकरात को भी डिस्कस किया था, जिसके बाद एक न्यू फ़िलॉसफ़ी की राहें निकली थी। और जो जितना भी मुस्लिम पीरियड है वो सुकरात मतलब अरस्तू से इन्फ्लुएंस्ड है। उनका हम जब आगे हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को पढ़ेंगे उन पे भी हमें सुकरात अरस्तू का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और आज भी जितना मशहूर अरस्तू है, पिछले जो हमने देखे या सुने, आप लोगों ने तो अभी उससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने अरस्तू का नाम भी सुना होगा, इसको थोड़ा बहुत जाना और पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं इसको सुना भी होगा। तो अरस्तू का जोन सा अरस्तू प्लेटो बहुत मशहूर है। प्लेटो भी उसका जोन सा था उस्ताद था। प्लेटो अरस्तू का मतलब सुकरात का शागिर्द उस्ताद था और प्लेटो इसका शागिर्द था। ठीक है। और प्लेटो का शागिर्द था एरिस्टोटल। अब सुकरात अरस्तू का अगर हम देखें तो वो ये कहता था कि सबसे ज़रूरी है कि हम हकीकत पहचानें और नॉलेज मतलब इल्म हासिल करें, अपने इर्द गिर्द से इल्म नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करें। द लाइफ इज़ अनएक्सप्लेन्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि वो ज़िंदगी जो आप बयान ना कर सको वो किसी काबिल ही नहीं है, वर्थ लिविंग ही नहीं है, जीने के काबिल ही नहीं है। जो ज़िंदगी आप कुछ बयान ना कर सको, जिस ज़िंदगी में आपको कुछ मिले ना, ज़िंदगी तो वो है जिसमें आप कुछ ढूंढो, जिसकी तलाश में आप कुछ ना कुछ करो। इस तरह ज़िंदगी जीते रहने का कुछ भी नहीं है। नो थाई सेल्फ एक मोटो था, जैसे कि हमने पिछली एक वीडियो थी डॉल्फी के मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, नो थाई सेल्फ लिखा होता था और उनका ये मतलब था कि अपनी तकदीर को पहचानो, क्योंकि ग्रीक मतलब यूनान के लोग तकदीरों पे बहुत यकीन रखते थे। लेकिन इसका सुकरात ने एक न्यू मतलब भी बताया। नो थाई सेल्फ का मतलब है अपने आप को जानो, अपनी खूबियों को, अपनी बुराई को, अपनी तख्लीक को जानो। कुदरत को तो हर जगह जानते हो तुम लोग। फिर इस तरह जैसे कि अब यूनान के जो से सुपर नेचुरल बिलीव्स थे, देवताओं के बिलीव्स थे कि देवताओं ने हमारी तकदीरें लिखी हुई हैं, तो उस आस्ते आस्ते जिस तरह वो सारी चीज़ें बदली थी, तो इसने एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी एक थ्योरी फ़िलासफ़ी दी कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम लोग खुद जानो, खुद अपने आप को जानो। वो एसेंस उसके लिए हकीकत होती थी। और यहाँ पे इंडक्टिव मेथड है कि वो इंडक्टिव मेथड ये था कि वो चीज़ों को लेता था, फिर चीज़ों को जनरलाइज चीज़ों को लेता था, फिर उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करता था। डिफ्रेंशिएशन में जैसे कि अरस्तू दूसरे फ़िलासफ़र्स की तरह पहाड़ों में जाके अपने आप को कमरों में बंद करके या अपनी लाइब्रेरीज़ में बैठ के ही सिर्फ एक डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाता था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता था। वो बल्कि बाज़ारों में जाता था, बाज़ारों में जाके उस लोगों के बीच बैठता था, लोगों के बीच बैठ के फिर वो क्या करता था, वो उनसे सवाल करता था। लोगों को रो रो के उनसे कहता था, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? अच्छा मुझे बताओ जस्टिस क्या है? वो कहता था किसी लफ्ज़ का मतलब जान लेना सिर्फ उस लफ्ज़ को जान लेना नहीं है, उस लफ्ज़ पे अच्छे से एक ग्रिप होनी चाहिए। जैसे कि जस्टिस क्या है, अगला बंदा कहता है ये इंसाफ है। इंसाफ क्या है? वो कहते हैं इंसाफ क्या है? फिर अगला बंदा कहता है इंसाफ जब दो लोगों के दरमियान एक बराबरी का फ़ैसला होगा। आगे से वो कहते हैं अच्छा, दो लोगों के दरमियान अगर बराबरी का फ़ैसला है, फिर तो ये बहुत बड़ा इल्म है। ये हम कैसे जान सकते हैं कि हम बराबरी का ही कर रहे हैं? उनमें से किसी एक को तो अपने साथ ज़्यादती लगेगी ना। अब दोनों को अगर हमने बराबरी पे मुतमईन करना है तो ये तो बहुत बड़ी खूबी है। और अगर ये बहुत बड़ी खूबी है, मतलब इस खूबी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, इसको सीखने के लिए बहुत बड़ा इल्म और बहुत ज़्यादा शजाअत की ज़रूरत है। इस तरह था वो कि वो हर चीज़ को उसकी डेप्थ में जाके निकालने की कोशिश करता था। ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो डायलैक्टिक्स, जैसे कि एनेक्सिमेंडर ने डायलैक्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, यही कहते हैं डायलैक्टिक्स मतलब दो लैक्टिस वर्ड्स, कि वो दो जैसे दो वर्ड्स हैं ना,
उनके दरमियान वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता था और फिर उनकी डिफरेंशिएशन में वो आगे को निकल जाता था। दो लफ्ज़ जैसे दावा, कि जैसे कि अगर मैं कुछ कहती हूँ, जैसे कि एक सवाल है, एक सवाल या फिर एक जवाब, एक वर्ड है, उसके बारे में वो सवाल करता था, उस सवाल के जवाब का वो एक और सवाल करता था, उस सवाल के जवाब का वो और, इस तरह सवाल करते जाना और जवाब लेते जाना, फिर एट द एंड वो उसकी एसेंस, मतलब उसको अच्छे से जान लेने तक के पहुंच जाता था। अगर जैसे कि जस्टिस है, जस्टिस का और एक और वर्ड है, उनका मेरे पास एक सेम मतलब आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मतलब कि अभी मेरी तहकीक पूरी नहीं हुई, ये गलत है, दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, हर चीज़ मुख्तलिफ है, तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती, मतलब कि कोई ना कोई गलती आ गई है। फिर वो दोबारा सवालों का सिलसिला शुरू करता था और वो हर चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करता था। वो चाहता था कि इसी तरह हम जोन से हैं, हम जोन से हैं, हम लोग चीज़ों को जानते हैं, उनकी तह में जाके उनकी बुनियादी दावा जोन सा होता है, किसी दावे की क्या बुनियाद है, उस बुनियाद तक जाने के लिए हमें सवालों की ज़रूरत है। जब तक सवाल राइस नहीं होंगे, उनके जवाब नहीं मिलेंगे, जब जवाब नहीं होंगे अगला सवाल नहीं आएगा, जब तक अगला सवाल नहीं आएगा तो हम अपनी मंजिल के करीब उस दावे की बुनियाद तक कैसे जाएंगे। Virtue. Socrates believes that truth could be generally shared. Virtue is knowledge. वो ये चाहता था, वो ये कहता था कि हमेशा सच्चाई जो उनसी है, मतलब ट्रुथ, नॉलेज हमेशा लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जब भी तुम्हें कुछ पता चले लोगों के साथ शेयर कर दो। इफ़ वन नोज़ व्हाट जस्टिस इज़, अगर कोई ये जानता है कि जस्टिस क्या है तो वो फिर जस्टिस के साथ ही, इंसाफ के साथ ही चलेगा। वो वन एक्स जस्टली, कि अगर किसी को कुछ पता है कि वो क्या है तो वो उसकी तरह ही काम करेगा। अगर मैं कोई सवाल करती हूँ और आपको पता है वो क्या है तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा आप में अंदर ये खूबी है, इसलिए आप उसके सारे सवालों के सही जवाब दे रहे हैं। अब एक चीज़ है, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो आपके पास नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ अच्छा इस बंदे ने सही ही बताया होगा। मैं तो डाउट पे आ जाऊँगी ना, और फिर मेरी उस डाउट से एक नई सिलसिला शुरू होगा, एक नई लड़ी शुरू होगी सवाल की और उसकी बुनियाद तक पहुँचने की। उसके बाद वो दावा, तज़ाद, दूसरा दावा, मतलब कि अगर दो दावे एक यकसा हो जाते थे ना तो वो उनको रद्द कर देता था कि कुछ गलत है। वो कहता था कि एक दावा दूसरे दावे के मुतज़ाद में आना चाहिए, ऑपोजिट, अलग अलग, फिर ही वो सेपरेट है। अगर दो चीज़ें घूम फिर के एक जैसी हो जाती हैं, इट्स मीन कि हम कोई गलती कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो देता है रूह का। वो ये कहता है आर इंटीरियर लाइफ इज़ आर साइकी, सोल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमारी जो सी सोल है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी साइकी अगर हेल्दी है, ठीक है, अगर हमारी साइकी, हमारी जो सी रूह है वो हेल्दी है, सेहतमंद है, तो फिर क्या है कि हमें अच्छाई हमारे पास आएगी, सच्चाई आएगी, इंसाफ आएगा, हमें अपने बारे में नॉलेज होगी। आ सॉइल इज़ सर्च ऑफ, और हमारी जो सी सोल है, हमारी जो सी रूह है वो हमेशा वेल्थ, फेम और पावर की सर्च में रहती है। और जो रूह हमेशा वेल्थ, दौलत, फेम, शोहरत और पावर के, मतलब कि ताकत की सर्च में रहती है, वो कमज़ोर हो जाती है, बीमार सी हो जाती है और वो इग्नोरेंट हो जाती है। नथिंग इज़
टू बी प्रेफर्ड बिफोर जस्टिस, कि जस्टिस के सामने कुछ प्रेफर नहीं किया जा सकता। वो जस्टिस के बारे में अगर इतनी बातें कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ जस्टिस को एक इंसाफ तक नहीं चाहता, वो जस्टिस को वो ऐसे चाहता है कि दो लोगों के किसी के साथ ज़्यादती ना हो रही हो, दो लोग दोनों ही एक चीज़ से मुतमईन हो रहे हों, दोनों लोग राज़ी हों, किसी का कोई ज़ाती नुकसान ना करना। उसके लिए जस्टिस इतनी ज़्यादा मतलब रखता था, सिर्फ एक मतलब ही नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद डिटेल, डिटेल के बाद फिर एक्ट। उसके अलावा फिर अगर हम अरिस्टोटल को अरस्तू को देखें, तो अरस्तू बातें तो बहुत सी करता है, इतनी कि शायद हमारे पास वक्त ना रहे इसकी पूरी बातें कवर करने का। वो बाकी सब की तरह ये दावा नहीं करता था मैं जानता हूँ, वो ये कहता था मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसका मशहूर एक ये इडियम भी है, व्हाट आई डू नॉट नो, कि जो मैं क्या मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। व्हाट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट थिंक आई नो, कि जो मुझे नहीं पता मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तुम लोग बताओ। मैंने आपको बताया ना, वो लोगों से सवाल करता था, फिर लोगों के जवाब जो उनसे होते थे उसमें अपना जवाब शामिल करके फिर लोगों से सवाल करने वाला काम करता था वो। तो जब एथेंस की हुकूमत दोबारा आई, तो एथेंस ने ये अरस्तू को एथेंस ने एक्यूज़ कर दिया कि वो हमारी यूथ को करप्ट कर रहा है। अब एथेंस ने इसको जब ये कहा, एथेंस की तब जो सी अदालतें लगा करती थी, मजलिसें लगा करती थी, वो 500 प्लस लोगों की लगा करती थी। एथेंस ने इसको कहा तो ये वहाँ पे भी कटघरे में खड़ा अपनी सफाई देने के बजाय वहाँ पे भी यही काम कर रहा है भाई, उनको और गुस्सा दिला रहा है अपने यही जस्टिस क्या है, ब्यूटी क्या है। वो ये कहते थे जो चीज़ खूबसूरत आ रही, खूबसूरती वो नहीं है, खूबसूरती एक सच्चाई है जो हर चीज़ में बसती है और उस खूबसूरती को ढूंढना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें अगर हम करने बैठें तो हमें मज़ा तो बहुत आए, लेकिन मे बी आप बोर भी हो जाए। मैं तो ये दिन रात कर सकती हूँ अरस्तू की इस तरह की बातें। खैर, उसके लिए खूबसूरती ये थी जो हर चीज़ की एक हकीकत थी, और हर चीज़ की हकीकत जो उनसे थी वो ढूंढने से मिलती है, वो ऐसे ही नहीं सामने से मिलती। और जब हम हर चीज़ की हकीकत ढूंढते हैं, उसकी खूबसूरती उस हकीकत में छुपी होती है और वो हमारे सामने होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती, और वो हर किसी को नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। वो कहते हैं खूबसूरती नज़र आती ही नहीं है, वो समझने की और जानने की चीज़ है। वरना खूबसूरती क्या है, ये कुछ मेरिट्स हैं जो हमने खुद एक जनरेट किए हुए हैं और वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम इसकी मौत की बात कर रहे थे, तो ये वहाँ पे भी खड़ा होके तो उनसे बहस करने लग गया, इसी तरह सवाल करने लग गया। उसके बाद उन्हें कहा कि बताओ तुम्हारा हम क्या करें। तो आगे से कहता अच्छा तो मुझे मुफ्त की ज़िंदगी दे दो, लाइफ टाइम पेंशन दे दो फ्री में, और रोज़ाना का खाना मुझे हुकूमत के ख़र्चों पे दो, ये मेरी पनिशमेंट है भाई। वो और गुस्सा आया उन लोगों को कि ये तो हमें सीरियस ही नहीं ले रहा, ये हमारी फील्ड, हमने इसको अगर यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया है, अदालत में खड़ा किया है, तो ये अदालत में भी खड़ा होके हमें कोई इज्जत ही नहीं दे रहा, ये तो वही काम कर रहा है, ये यहाँ पे भी उसी तरह सवालों के सवाल करी जा रहा है, हर सवाल पे और हर सवाल के जवाब पे और सवाल करी जा रहा है, और ये तो घुमा रहा है हमें। तो उन लोगों ने गुस्से में आके इसको 2 ऑप्शंस दिए कि या तो तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ पहले फ़िलोसफ़र की तरह, या फिर तुम जहर का प्याला पी लो। तो इसने कहा था अच्छा मैं ना जहर का प्याला पीऊँगा। अब ये अरस्तू ने जहर का प्याला पीना है। अब इसकी जो सी काल कोठरी थी उधर सारे इसके शागिर्द और इसके फॉलोअर्स जमा है और वो रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो ये उनको दिलासा दे दूँ के फिर ये चाहता है, ये कहता है कि मैं अपना गुस्ल खुद करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद कोई और मुझे गुस्ल दे।
ये खुद जाके गुस्ल करके आके फिर बड़े फतहाना अंदाज में अपने हाथ में जहर का कटोरा लेता है और कहते हैं कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ, मैं भी शायद मेरे मरने के बाद मेरी जो सी रूह है वो आज़ाद हो जाए और बहुत से दानिशमंद लोगों के साथ बातचीत करे जो मुझसे पहले मर चुके हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मौत के मरने के बाद फिर मैं कभी ना ख़त्म होने वाली नींद में चला जाऊं और मुझे तो सोना बहुत पसंद है और इसके साथ ही इसने जहर ले लिया था और मर गया। अब लोगों का ये कहना है कि ये भागा क्यों नहीं, ये गया क्यों नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि जब इसको अक्यूज़ किया गया, जब इस पे ये केस चलाया गया, ये तभी चला जाता। तो उसका यही था कि अरसतू ये कहता है, इफ़ वन नोज़ व्हाट इज़ जस्टिस ही एक्ट जस्टिस, कि अगर वो ये कहता है कि अगर किसी को पता है इंसाफ क्या है तो वो इंसाफ के साथ काम करता है। इसी तरह अरसतू के काफ़ी काम है जो इसने ब्रेवरी में भी लिखा है काफ़ी, कि ब्रेवरी क्या है। ब्रेवरी क्या है? किसी चीज़ पर डट जाना। फिर अगर किसी चीज़ पे डट जाना ब्रेवरी है तो क्या कोई बुराई पे या फिर बुरे काम में हम डट जाएं तो वो भी ब्रेवरी है? नहीं नहीं, ब्रेवरी तो बड़ी कोई ऐसी चीज़ है सोच समझ के करने वाली, कि किसी सही काम पे अड़ जाना ही जो सी बहादुरी है, किसी गलत काम में अड़ना नहीं बहादुरी। फिर वो यही कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ का पता हो तो फिर हम उस तरह एक्ट करते हैं, वो सिर्फ हमारे अंदर आ जाती है। और यही नॉलेज था अरसतू के करीब। और इस तरह अरसतू की बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ थी कभी ना ख़त्म होने वाली। लेकिन हमें ये लेक्चर ख़त्म करना है और मुझे अफ़सोस हो रहा है इस लेक्चर को ख़त्म करते हुए। तो सॉरी गाइस, ये बहुत खूबसूरत था। तो लेकिन मे भी हम नेक्स्ट प्लोटू के साथ मिलेंगे जो नेक्स्ट इसका ही स्टूडेंट है।